जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हमारा जो संविधान है कब से बनना प्रारंभ हुआ था। पिछले वीडियो में संविधान की परिचय, शासन व्यवस्था के परिचय, उनके प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। संविधान कब बना था, कैसे बना था, और इसमें सबसे पहला एक्ट कौन सा था, अंग्रेजों के टाइम में कौन सा एक्ट बना था। इन सभी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले जानते हैं कि जो अंग्रेज भारत में आए थे ये कब आए थे। इनके बारे में दो लाइन जानते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये है महारानी एलिजाबेथ, जिन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन दी थी। किसने दी थी? एलिजाबेथ ने दी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का परमिशन दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत कब आया? तो 1608 ईस्वी में भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिला 1600 में, वो भारत आया 1608 में। और उन्होंने धीरे धीरे अपना शासन व्यवस्था को भारत की ओर अग्रसर करते गए, अपने व्यापार को भारत में बढ़ाते गया और धीरे धीरे वह कब्जा करने लगा। ठीक है, ये एक समय नहीं कि कल ही कर लिया तो परसों कर लिया, एक ही दिन जिस दिन आया उसी दिन कर लिया, युद्ध लड़ा और कर लिया। एक दौर था, धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाया, धीरे धीरे हर जगह व्यापारिक समृद्धि बनाया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उसके बाद जाके जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, इन इलाकों में वो कई जगह जीत हासिल करने के बाद, और फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, जो बिहार के बक्सर इलाके में हुआ था, यहाँ जीत हासिल करने के बाद इन्होंने क्या क्या बंगाल, जो बंगाल प्रांत में अभी का पश्चिम बंगाल, उस टाइम का बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सारे इलाके बंगाल प्रांत में आते थे। ठीक है, ये जो बंगाल प्रांत है इस पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया? अंग्रेजों ने। और इसको दीवानी अधिकार मिल गया। बंगाल का दीवानी अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को। यहाँ से उन्होंने पूर्ण रूप से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, क्योंकि उसका व्यापारिक जो क्षेत्र था इधर भी बढ़ चुका था, और बढ़ने के साथ साथ उन्होंने बंगाल प्रांत का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके पास क्या है? कुर्सी भी आ गई। यहाँ से उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को शुरू किया और कई दिन तक कंपनी शासन की। उसके बाद इसमें जो है कुछ गड़बड़ियां हुई, जिनके कारण कानून बनना शुरू हुआ था। हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो दौर है, यहाँ से व्यापार करने का परमिशन मिला। परमिशन मिलने के बाद ये भारत आया, भारत आने के बाद शासन किया, युद्ध लड़ा। उसके बाद जब अपना शासन स्थापित कर लिया तो सबसे पहला एक्ट कौन सा बना था? यहाँ से जो है हम लोग कानून बनने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि एक्ट कब से बनना प्रारंभ हुआ और कौन सा एक्ट सबसे पहले बना। अब हम लोग देखते हैं जो कंपनी में तहत रूल बना, रेगुलेशन बना, इसको दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है कंपनी का शासन। हम लोग जानते हैं कि 1764 से जो 1857 की क्रांति तक का जो शासन काल रहा, किसका शासन काल रहा? कंपनी का। उसके बाद 1858 से किसका शासन रहा? क्राउन का। वहां की जो शासक है उसका शासन काल रहा। तो इन शासन के दौरान हम लोग जो कानून बना उनको पढ़ेंगे। तो इधर देखिए, जो सबसे पहला कानून बना था कंपनी के शासन काल में, उस पहला कानून कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको क्या कहेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब बना था? 1773 में। दूसरा बना हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। जो संशोधन अधिनियम है ये कब बना? 1781 में। इसका मुख्य काम था इसकी जो कमी थी उसको पूरा करना। ठीक है, तीसरा बना हमारा 1764 का पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा बना हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कब बना? 1784 में। चौथा बना 1793 का चार्टर एक्ट। पांचवा बना 1813 का चार्टर एक्ट। अगला बना 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट जो बना वो कब बना? 1853 का चार्टर एक्ट। इसको चार्टर एक्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि कंपनी के लिए टाइम में बना था। कंपनी के शासन के दौरान बना गया जितना भी एक्ट था इसको चार्टर एक्ट कहा गया। अब आप कहिए कि ये रेगुलेटिंग एक्ट का नाम चार्टर एक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पहला एक्ट था, इसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट दे दिया। इसका नाम संशोधन अधिनियम इसलिए दिया क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के लिए लाया गया था, इसीलिए इसका नाम संशोधन अधिनियम दिया गया। बाकी सबका जो भी बना इसमें चार्टर अधिनियम का नाम दिया गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्राउन का शासन। 1858 से लेकर 1947 तक किसका शासन रहा? क्राउन का शासन। तो क्राउन के टाइम में कौन सा एक्ट बना? तो इसमें बना सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन एक्ट इसको क्यों दिया गया? क्योंकि ये क्राउन के टाइम में यहाँ डायरेक्ट सत्ता थी। ठीक है, क्राउन का शासन था इसीलिए भारत शासन एक्ट दिया गया। अगला कब बना? 1861 में। इसका नाम क्या दिया गया? भारत परिषद एक्ट। अगला बना 1892 का भारत परिषद एक्ट। 1909 का भारत अधिनियम एक्ट। 1919 का भारत शासन एक्ट। 1935 का भारत शासन एक्ट। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट। ये कब बना? 1947 में। ये जो कानून बने ये किसके टाइम में बने? क्राउन के टाइम में, इसीलिए इसको भारत का शासन एक्ट कहा गया। ठीक है, भारत परिषद एक्ट कहा गया, भारत परिषद एक्ट कहा गया, भारत शासन एक्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्राउन के टाइम में बना था। और इधर वाले को चार्टर एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ये कंपनी के शासन के टाइम में बना था, इसीलिए इसको चार्टर एक्ट का नाम दिया गया। ये क्राउन के टाइम में बना था तो इसको भारत शासन एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जो सबसे पहला एक्ट था ये कब बना था?
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो सबसे पहला एक्ट था। ये कंपनी के टाइम में जो बन के तैयार होता। आज हम लोग देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। इसका पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो 73 का एक्ट था ये क्या था। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। क्या था? पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। भारत में बना पहला संवैधानिक एक्ट है। ये जो कानून था ये क्यों लाया गया? तो जो वहां की ब्रिटिश की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने कंपनी पर अपना नियंत्रण और नियमित स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर स्थापित करने के लिए लाया था और कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन की जो संसद थी इसका नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पर नियंत्रण स्थापित करना। और इसके हम लोग परिचय जान गए। अब देखते हैं इसका क्यों लाया गया था, लाने के पीछे का रीजन क्या था। हम लोग देखते हैं कारण। कारण क्या था? आखिर ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ऐसा तो नहीं कि बिना कारण के कोई भी कानून बना दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए। इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। तो हम लोग देखते हैं वो वजह क्या थी जिसके कारण से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो पहला जो कारण था, ठीक है, पहला कारण क्या था? बंगाल में 1969 से 70 के बीच में अकाल के कारण कंपनी की स्थिति खराब हो गई थी, साथ ही कंपनी के अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे। जो कंपनी के अधिकारी थे वो क्या हो गए थे? भ्रष्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि कंपनी की स्थिति खराब थी और जब खराब स्थिति होती है तो वहां के अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। जो पहला रीजन था ये रेगुलेटिंग एक्ट लाने के। दूसरा रीजन क्या था? तो बंगाल, बम्बई तथा मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ये जो हम लोग देखते हैं नक्शा पर, ये क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी था, ये था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये तीनों क्या थे? आपस में स्वतंत्र थी। ये अपने हिसाब से चलता था, मद्रास अपने हिसाब से चलता था, बॉम्बे अपने हिसाब से चलता था। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो तीनों को कंट्रोल कर सके, सबको मिला के चल सके। इसका अभाव था जिसके कारण इसकी स्थिति खराब हो गई थी। तीसरा क्या था? कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का सीमांकन करना। ब्रिटेन की संसद चाहती थी कि जो कंपनी है इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों का सीमांकन किया जा सके, जिसके कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे क्या रीजन है? आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। हम लोग जान गए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का परिचय था, इसके लाने के पीछे का कारण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला देखते हैं जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना में सुधार किया गया तथा अब इसमें 24 डायरेक्टर होंगे तथा इसका कार्यकाल 4 साल का होगा। इसका चयन कंपनी के शेयर होल्डर्स करते थे। ये जो संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इसकी संरचना में सुधार किया गया। तो सुधार क्या किया गया? इसमें अब 24 सदस्य होंगे, 24 डायरेक्टर होंगे जिनका कार्यकाल कितना होगा? तो 4 साल का होगा। इसका कार्यकाल कितना होगा? 4 साल का होगा। और इसका कंपनी का जो चयन था इसमें कौन करते हैं? तो कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, कंपनी के शेयर होल्डर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर, ये करेंगे इसका चुनाव। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दूसरा प्रावधान किया गया तो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा इसकी सहायता के लिए ये जो गवर्नर जनरल बनाए गए हैं इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के एक परिषद बना गया। इसकी चयन कौन करेगा? तो इसका जो चुनाव था बंगाल के गवर्नर जनरल का कौन करेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। हम लोग को जब पूछा जाएगा कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जहां से सेंट्रल अथॉरिटी की स्थापना हुई। हम लोग देखें कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके अंडर में किसको कर दिया गया? तो मद्रास और प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे इसको किसके अंडर में कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। किसको? मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको। ठीक है, किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया तथा जहां से एक सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिलती है। हम लोग को क्या देखने को मिलती है? ये देखिए, ये भारत के नक्शा अगर हम लोग बनाते थे, यहाँ क्या था? बम्बई प्रेसिडेंसी था, यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी था, यहाँ क्या था? बंगाल। यहाँ क्या था? बंगाल। ठीक है, तो ये जो इसका गवर्नर था, ठीक है, यहाँ के गवर्नर और यहाँ के गवर्नर, इसको किसके अधीन कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब इसका जो संपूर्ण का मालिक था कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। यहाँ से हमको एक सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिलती है। ये जो सेंट्रल पार्ट बन गया जहां से सबको कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र नहीं थी। अब क्या मिला हमको देखने के लिए? एक सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिलता है।
आगे हम लोग देखते हैं तो इस एक्ट के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। किसमें की गई? तो कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? तो एक होगी, तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे जो इसकी सहायता के लिए होंगे। कुल कितने हो गए? तो 4, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 इसके अन्य न्यायाधीश होंगे। ये कहाँ बना स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे प्रथम जो थे मुख्य न्यायाधीश बने। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के प्रथम न्यायाधीश बने। ठीक, आगे इसमें देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत आदि पर प्रतिबंध लगाया गया। जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं लेंगे और किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते। इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। हम लोग देखे थे इसका जो रीजन लाने का था, सेंट्रल अथॉरिटी को कायम करना था, करप्शन को खत्म करना था। हम लोग देख लिए कि यहाँ जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास था, बंगाल था, तो बंगाल के अंडर सबको कर दिया गया। बंगाल पे जो गवर्नर थे इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और इसके अंडर में किसको कर दिया गया? तो बम्बई को और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी था इन सबको किसके अंडर कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल। यहाँ से हमको सेंट्रल अथॉरिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही जो कर्मचारी थे उसके द्वारा निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया। ये सारी चीजें कब देखने को मिलती है हमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आगे हम लोग देखते हैं कमी। इसमें क्या क्या कमियां थी? ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसमें क्या क्या कमियां रही जिसके कारण फिर से 1781 में संशोधन एक्ट आया। तो हम लोग देखते हैं इसका जो सबसे पहला कमी था, गवर्नर जनरल की शक्ति लेकिन अथॉरिटी स्पष्ट नहीं थी। बंगाल में जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसके पास शक्ति थी लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं काउंसिल बनाया गया था जिसमें इसके सहायता के लिए 4 सदस्य रखे गए थे। तो यहाँ क्या था, ये चारों सदस्य में जिस चीज पर बहुमत देंगे, ठीक है, वही कानून बन सकता था। ठीक, इसके कारण कहा गया कि अथॉरिटी स्पष्ट नहीं थी। अगला है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं था। जो गवर्नर जनरल थे, ये जो गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया, इसके पास वीटो पावर नहीं था। किसी भी चीज को ये रोक नहीं सकते थे। अगर ये इसकी सहायता के लिए जो सदस्य बनाए गए, अगर ये इसमें से 4 में से 3 किसी चीज पर अगर दे दिए बहुमत, तो नहीं, ये चीज होना चाहिए तो होना चाहिए। इसके पास गवर्नर जनरल के पास क्या था? वीटो पावर नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के बहुमत का मोहताज था। जो गवर्नर जनरल था क्या था? काउंसिल के बहुमत का मोहताज था। अर्थात अगर काउंसिल उसका जो 4 सदस्यों का था उसमें 3 लोग किसी भी चीज पर उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो कानून नहीं बनेगा। जो नियम वो लागू नहीं करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। अर्थात ये नाम मात्र का रह गया था, असली शक्ति ये चारों के हाथ में था। आगे हम लोग देखते हैं कंपनी अफसरों के जवाबदेह थी। कंपनी के अफसरों को जवाबदेह, अर्थात जो गवर्नर जनरल था इसको जवाबदेह बनाया गया कि आपको जवाब देना पड़ेगा। अगला, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं था जिसके कारण कोर्ट और काउंसिल में टकराव होते रहता था। हम लोग देखें जो कलकत्ता था इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, गवर्नर जनरल भी बनाया गया। तो इनकी जो कार्य क्षेत्र थे ये इसके क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं थे। कुछ क्षेत्र इसके थे, कुछ क्षेत्र इसके थे, लेकिन ये दोनों स्पष्ट नहीं थे कि कौन सा पार्ट सुप्रीम कोर्ट का है, कौन सा गवर्नर जनरल का, जिसके कारण इन दोनों में अक्सर टकराव होते रहता था। अगला जो कमी था वो क्या था? हिंदू मुसलमानों के निजी कानून में हस्तक्षेप करता था। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ये क्या करता था? तो हिंदू और मुसलमानों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप करता था। लेकिन हिंदू और मुसलमानों का क्या कहना था कि हमारा जो न्याय का व्यवस्था है वो हमारे पर्सनल लॉ के हिसाब से होना चाहिए। हम आपके कानून के हिसाब से अपना न्याय नहीं मानेंगे। इनका कहना था हमारा जो निजी कानून पहले से चला आ रहा है उसी हिसाब से हमको न्याय चाहिए। लेकिन वहां का जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या करता था? इसके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता था। अगला जो कमी था वो क्या था? तो भारतीयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भारतीयों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो भारत में बनाया गया गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो काउंसिल बनाया गया हो, इसमें कहीं भी भारतीयों के लिए कोई स्थान नहीं था। सारे बड़े पद पर कौन थे? तो बड़े पद पर सारे अंग्रेज थे। बड़े पद पर कौन थे? तो अंग्रेज ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। भारतीयों के लिए कोई भी जगह इसमें रिक्त नहीं था, ठीक है, बड़े पद पर नहीं थे। वह सबसे छोटे पोस्ट जो थे उन पर जा ही सकते थे। बाकी बड़े पोस्ट एक भी नहीं थे, चाहे वो काउंसिल का हिस्सा हो, चाहे गवर्नर जनरल की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं भी उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अगला जो कमी था वो था कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां स्पष्ट नहीं थी। ये जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका बनाई गई थी, ठीक है, इनकी शक्तियां स्पष्ट नहीं थी कि कौन सा क्षेत्र तुम्हारे हैं, कौन सा क्षेत्र हमारे हैं। न्यायपालिका का कहना था कि ये क्षेत्र हमारे हैं, कार्यपालिका का कहना है कि नहीं ये क्षेत्र हमारे हैं। मतलब जिनके कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहीं हो, सीमा स्पष्ट नहीं हो कि यही इस दायरे तक तुम्हें काम करना है, उसमें क्या है, अक्सर टकराव की भावना बनी रहती थी। ये क्या थे? इसके मुख्य कमियां थी जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में
देखने को मिलती है। हमने देखा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये क्या था, इसके लाने के पीछे का कारण क्या था, इसका प्रावधान क्या था और इसमें क्या-क्या कमी थी। इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। इस संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियाँ थी, जो हम लोग अभी कमियाँ देखें, उन कमियों को दूर करना किसका काम था? 1781 का रेगुलेट जो संशोधन एक्ट आया था, इसका काम था इसकी कमियों को दूर करना। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। तब तक के लिए धन्यवाद।